हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर कर पा रहे होंगे। डियर ऑल, जी हाँ, मैं आप सभी के लिए जी हाँ सी एग्जीक्यूटिव, सी एस प्रोफेशनल एंड सी ए फाइनल एंड सी ए ऑल्सो इंटर भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट चैप्टर वाइज लेके आया हूं। जी हाँ, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर ये इनकी एप्लीकेबिलिटी में यहां आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन पे कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, हम छोटा छोटा वीडियो रखेंगे लेकिन डिटेल एनालिसिस के साथ में रखेंगे। ऑलराइट, सो यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले यहां पे शेयर एंड शेयर कैपिटल्स, जी हां आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर, शेयर एंड शेयर कैपिटल से एक एक अमेंडमेंट को पकड़ेंगे, एक एक अमेंडमेंट को पकड़ेंगे और याद रखिएगा उसकी एनालिसिस करेंगे और उसे याद भी कभी कर लेंगे। आई गारंटीड, आप बस ध्यान से देखिएगा, पक्का वादा है कि आपको ये अमेंडमेंट सीरीज देखते देखते पूरी याद हो जाएगी, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा उसको। सो प्लीज पे अटेंशन। एंड वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, देखिए एक चीज समझिएगा, क्या होता है जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सुनते हैं ध्यान से और उसे 2 3 4 बार रिवाइज कर लेते हैं ना, याद रखिएगा वो याद हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे याद रहता है, कई बार भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसे रिकॉल कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं, फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला अमेंडमेंट पकड़िएगा, ध्यान सुनिएगा, पहले बताएंगे, ठीक है, पहले बताएंगे फिर पढ़ा देंगे। ऑलराइट, देखिए पहला अमेंडमेंट, रूल 9A आपने सुना होगा सर, रूल 9A। हाँ जी सर, हमने रूल 9A सुना है सर। ये किसका रूल 9 है बेटा? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का रूल 9A। आप देखो, सुनना, बहुत ध्यान सुनना बेटा, नाम याद करा रहा हूं, नहीं सुना है तो फर्स्ट टाइम सुना है तो बहुत ध्यान सुनना। रूल 9A, रूल 9A किसका है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, रूल 2014। रूल 9A क्या कहता है? जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, बेटा बहुत ध्यान से, जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, अगर वो सिक्योरिटीज इश्यू करना चाहती हैं, सर क्या? अगर जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, वापस वन मोर टाइम, जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, अगर वो सिक्योरिटीज इश्यू करना चाहती हैं, वन मोर टाइम, जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं जो सिक्योरिटीज इश्यू करना चाहती हैं, उनको डीमेटरलाइज्ड फॉर्म में ही सिक्योरिटीज इशू करनी है, मैंडेटरी है। हाँ जी, 2 अक्टूबर 2018, मेरे सारे स्टूडेंट्स को बात पता होगी, मैंने कई बार ये बैचेस में बात बताई है आप लोगों को। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2018 की बात है, मैंडेटरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया था कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं एंड दे वांट टू इशू सिक्योरिटीज, बोला सर कोई सा भी सिक्योरिटी, हाँ जी, सच सिक्योरिटी मस्ट बी इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, और जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उन्हें डीमैट में कराने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिएगा। इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, जैसे लाइक मैं अगर एग्जांपल से हम समझाऊं कि अगर प्रमोटर है, डायरेक्टर है, कैंपीज हैं, उनकी ऑलरेडी जो शेयर्स हैं वो भी कैसे होनी चाहिए बिफोर सच इशू डीमेटलाइज्ड फॉर्म। ऑलराइट, और कंपनी अगर अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट वाइवेट का कोई बात नहीं कर रहा हूं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी स्पेसिफिकली बोल रहा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वन मोर टाइम, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड अगर पब्लिक कंपनी क्या करने वाला है, इशू करने वाला सिक्योरिटी, तो उसको करना पड़ेगा डिमैट फॉर्म में। पहला बात समझ में आया? अब ध्यान सुनना, अमेंडमेंट क्या बोल रहे हैं यहां बेटा, ध्यान सुनना। रिकंसिलेशन करते हैं, याद रहे रिकंसिलेशन, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, नहीं सुनना है तो सुनिएगा ध्यान से। रिकंसिलेशन एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है? इश्यूड कैपिटल, ध्यान सुनना बेटा, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल एंड जो डिमैट फॉर्म में होगी कैपिटल, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज अभी इश्यूड जो है वो डीमेटलाइज नहीं हुई, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डीमेटलाइज नहीं हुई है। उसके बाद में कंपनी ने, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने अगर इशू लेकर आया होगा ना, तो यह बात तो कंफर्म है कि उसने क्या किया होगा, डीमेटलाइजेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, लेकिन सर उससे पहले की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगी, तो इनमें भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डीमैट का रजिस्टर मींस डिपॉजिटरी का रजिस्टर कुछ और बोल रहा होगा, कंपनी के पास जो रजिस्टर मेंटेन है वो कुछ और बोल रहा होगा। इसके लिए कराना पड़ता है रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल? हाँ जी, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, इसकी ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, मतलब रिकंसिलेशन, ध्यान सुनना बेटा, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट, वापस वन मोर टाइम, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। इसके लिए फॉर्म नंबर उठाएंगे हम, ई फॉर्म, ई फॉर्म 6, बोलिएगा ई फॉर्म 6, वन मोर टाइम, एक बार वापस से, वन मोर टाइम, ई फॉर्म। सर ई फॉर्म कौन सा? पैस 6, याद आ रहा है? पैस, prospectus and allotment of securities, PES stands for prospectus and allotment of securities। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कौन सा है? फॉर्म नंबर 6।
क्या करना पड़ेगा, सुनो बेटा ध्यान से, किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से या किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वन मोर टाइम, किसी भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा। क्या सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा कि ईच हाफ ईयर क्या सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बेटा ये आपको हाफ ईयर खत्म होने का 60 डेज के अंदर अंदर ले लेना है और 60 डेज के अंदर अंदर इसको याद रखिएगा सबमिट कर देना है विद द आरओसी। याद हुआ? क्या करना है? रिकंसिलिएशन मतलब जितना भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, जितना भी अगर सिक्योरिटी इशू करेगा, डीमेटलाइज फॉर्म में चाहिए। डीमेटलाइज आप जानते होंगे डिपॉजिट के साथ कराना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। डिपॉजिट इंडिया में आप जानते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल है फेमस, ऑलराइट। तो ये लोग क्या करेगा, रिकंसिलिएशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंसेस किसमें होंगे, इशूड में एंड डीमैट के अंदर। इशूड में एंड डीमैट में डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। सर फॉर्म कौन सा लगेगा, ई पैस 6 किसके साथ सबमिट करना है, आरओसी के साथ में। दिन कितने होंगे, 60 डेज में सबमिट करना होता है। कितने दिन में बेटा, 60 डेज में सबमिट करना होता है। ईच हाफ ईयर, हाँ जी ईच हाफ ईयर, ईच हाफ ईयर मतलब ईच हाफ ईयर एंड हुआ उसका 60 डेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा विद द आरओसी, ऑलराइट। अच्छा अब ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। अभी मैं यहां पे आपको क्लैरिटी दे दूं, अमेंडमेंट्स में नहीं है लेकिन आपको क्लैरिटी दे दूं। अगर रूल 9 है जिसे थॉरली रीड किया हुआ है वेल एंड गुड, नहीं तो सुन लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर ये इश्यू करना चाहती है डीमैट में मैंडेटरी है, लेकिन अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है ना, ये निधि कंपनी है, ध्यान सुनना, ये निधि कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, निधि कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या होली ऑन सब्सिडरी है, या होली ऑन सब्सिडरी है, उस पर रूल 9A नहीं लगेगा। वन मोर टाइम मैं कह रहा हूं सेक्शन, अभी रूल 9A जो है, रूल 9A मतलब किस पे लगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे। इन्हें अगर इश्यू करना सिक्योरिटी तो मैंडेटरी क्या, डीमैट में कराना, डीमैटलाइजेशन मैंडेटरी है, मतलब डीमैट फॉर्म में ही इश्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर निधि कंपनी, ऑफ कोर्स यू नो दैट वेरी वेल, पब्लिक कंपनी का फॉर्म में निधि कंपनी बनता है, या गवर्नमेंट कंपनी या होली ऑन सब्सिडरी है, ये तीन नेचर का कंपनी आ गया, उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लग रहा, मतलब डीमैट में कराने का मैंडेटरी नहीं होगा। पहला प्रोविजन एंड पहला अमेंडमेंट आई होप याद हो गया होगा। फॉर्म नंबर बता के बताइएगा, ई फॉर्म पैस 6, ई फॉर्म पैस 6 कितना दिन में, 60 डेज के अंदर, हाफ ईयरली में। किससे सर्टिफिकेट लेना होगा, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। सर पहले याद हुआ, ऑफ कोर्स याद हो गया। इसके अंदर नेक्स्ट अमेंडमेंट बेटा हम देखते हैं, फटाफट से देखिएगा, सब रीड करा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। पहला सेकंड अमेंडमेंट पर करते हैं, देखिए सेकंड कहता है, देखो कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2020, ऑलराइट। ये बात कर रहा है अमेंडमेंट रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, अमेंडमेंट रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट टू क्यूआईपी। सर क्या 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 सर, ये सेक्शन 14, देखो बेटा ध्यान सुनना, यहां मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं। पहले यहां हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑलराइट। हाँ सुनिए, रूल 14, प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं आपकी कंपनी। क्या सर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, सर क्या करना चाहती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको याद होगा, आपको याद होगा प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, कितने लोगों को, 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ऑलराइट सर, 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ना प्राइवेट प्लेसमेंट करेगा, आपको याद होगा एसआर लेना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, इंजाना मीटिंग, ऑलराइट। ध्यान से पकड़ना बेटा, कह रहा है यहां एक मजे का बात समझना, अमेंडमेंट क्या है, कहता पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप कर रहे हो मैक्सिमम कितना, 200 मेंबर्स को इन अ फाइनेंशियल ईयर। आगे कहता है जितना भी टाइप का, फॉर ईच ऑफर और इन्विटेशन रिलेट टू प्राइवेट प्लेसमेंट। सर सबके लिए एसआर चाहिए, ऑफ कोर्स स्पेशल रीजन चाहिए। मतलब सर हमने, मान लीजिएगा हमने इस साल पीपी कर रहे हैं, एक बार पीपी किया, दूसरी बार पीपी कर रहे हैं, याद रखिए कंडीशन मैंने पहले बोलती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 200, ऑलराइट। तो हमने पहले किया, दूसरा किया, क्या हर बार हमें ऐसा चाहिए होगा, हाँ जी। लेकिन अगर अगर कंपनी ना क्यूआईबी को दे रहा है, क्या सर, अगर कंपनी क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, आई होप जानते होंगे, नहीं पता हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में, डिटेल में बताएंगे फिर इसको। अगर कंपनी क्यूआईबी को दे रहा है ना, तो साल में एक बार एसआर पास कर लो, साल में एक बार एसआर पास कर लो, ठीक है। लेकिन एक बार का मतलब एक बार करना जरूरी, एक बार एसआर पास कर लो, उसके बाद उस साल दैट ईयर, क्लियर है,
इन अ ईयर आपको एक बार एसआर पास करना, और उस साल आप क्यूआईबी को कंटिन्यूसली क्या कर सकते हो, याद रखो, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटी इशू कर सकते हो। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, वापस अगर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, तो उसके लिए साल में एक बार एसआर पास करा लिया ना, तो अगर फिर कर रहे हो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू, अगेन एसआर नहीं लेना पड़ेगा। वन मोर टाइम, अगर क्यूआईबी को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दे रहे हैं, देखो जनरली प्रोविजन तो कहता है, देखो रूल 14 कहता है कि फॉर ईच ऑफर, साल में 2-3 बार ऑफर अगर आ गया, ध्यान सुनना, साल में 2-3 बार ऑफर आ गया, सब्जेक्ट टू कंडीशन 200, याद रखिएगा, साल में 2-3 बार अगर ऑफर आ गया, इन दैट केस क्या होगा, आपको बार बार एसआर पास कराना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट में भी। लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या फिर क्यूआईबी को दे रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, आप क्यूआईबी को कर रहे हैं, तो एक बार लेने का जरूरत है, एक बार एसआर तो पास कराना पड़ेगा। उसके बाद चाहे वापस उन्होंने क्यूआईबी को उसी साल में किया, तो वापस एसआर पास नहीं कराना है। छोटा सा अमेंडमेंट है, होप बुद्धि में बैठ गया होगा। चले नेक्स्ट, नहीं आए, अभी पूरा रीड कराता हूं, देखो अभी पहले समझने वाला खेल खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है 26, सेक्शन 26 में अमेंडमेंट, ये यहां पे देखिएगा, पैनल प्रोविजन हटा दीजिएगा। आपको याद होगा सेक्शन 26 में स्पेसिफिकली बात करता है प्रोस्पेक्टस की, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट्स मैंडेटरी है मेंशन करना, ऑलराइट, किन किन का लायबिलिटी बनता है, अगर वो नहीं करते मेंटेन, तो यहां पर पैनल प्रोविजंस को रिमूव किया है। सर पैनल प्रोविजंस मैं बताता हूं, ध्यान सुनना बेटा। देखिए प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, एक्चुअली समझिएगा, हमारे कई ऐसे इकोनॉमिक एंड यू नो व्हाट इकोनॉमिक लॉज ऐसे हैं जहां पर जिनकी वायलेशन इंप्रिजनमेंट की तरफ खींच के लेके जाती है, मतलब क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है, अल्टीमेटली बंदे को होती है इंप्रिजनमेंट। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है समझना, जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, टैलेंटेड कैंपीज हैं, टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, वो ऐसा हो जाता अक्सर देखा गया है कि वो फंस जाते हैं ऐसे क्रिमिनल केसेस के अंदर, और फिर अक्सर ये डिफॉल्ट में काउंट होना स्टार्ट होता है, और उनकी वर्किंग और जो बेस्ट पर्सनल्स हैं इंडिया के लिए चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पाते। याद रखिएगा, यहां इंप्रिजनमेंट अगर हटाया गया है, इंप्रिजनमेंट हटाया गया है, तो देखिएगा क्रिमिनल डीक्रिमिनलाइज किया गया, डीक्रिमिनलाइज किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आप पर पेनल्टी नहीं लगेगा, पेनल्टी लगेगा, जेल जाने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन पेनल्टी लगेगा। ऑलराइट, तो ऐसे कई सारे प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट करके पेनल प्रोविजंस को हटाया गया है, ऑलराइट, जहां पर इंप्रिजनमेंट थी उनको इंप्रिजनमेंट को रिमूव किया गया। एक एक को पकड़ के समझ लेंगे अभी, ऑलराइट। मैं पहले आपको डिटेल में एनालिसिस कर लूं एक बार आपके साथ में, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिएगा, सेक्शन 40 आ गया, 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस। यहां पर भी इन्होंने ऑफेंसेस, याद रखिएगा, मैं भी डिटेल में बताऊंगा है ना कितना पेनल्टी किसमें। पहले सेक्शन 40 के बारे में थोड़ी सी बताते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं, आई होप पढ़ा हुआ होगा। कंपनी ना अगर पब्लिक से फंड रेज करने जा रहा है, तो क्या करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं, क्या करना पड़ेगा उसको, स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस उसका नेम मेंशन करना पड़ेगा, जो पैसा आएगा ना उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, याद है, क्लियर है। अगर इसके साथ नॉन कंपाइल किया, अगेन उसमें पहले प्रोविजन में क्या था कि क्या लगेगी, इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट को हटा दिया गया है, और क्या कर दिया गया है, देखो मेरे बच्चों ध्यान से, ओल्ड प्रोविजन यहां पे डिस्कस किया हुआ है, आइएगा एक बार देख लेते हैं फटाफट से, आइए फटाफट आ जाइए एक बार देखो। चलो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल, देखिए फटाफट से, आइए। ई फॉर्म पैस 6, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट हाफ ईयरली बेसिस पे जाएगा, ऑलराइट। ये कह रहा है किसके लिए, बोला एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी गवर्न बाय रूल 9A। अब रूल 9A कहां अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाई। एग्जाम में पूछ सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे, एग्जाम में पूछ सकता है, निधि कंपनी पे अप्लाई होगा, नहीं, गवर्नमेंट कंपनी पे होगा, नहीं, होली ऑन सब्सिडरी पे होगा, नहीं, ऑलराइट, ये अप्लाई इन पे नहीं होता है। तो मतलब सर ये पब्लिक कंपनी का फॉर्म में ट्रीट अगर हो भी रहा है, याद रखिएगा, लेकिन इन पे नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है, क्या करना है, जो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सिक्योरिटी इशू करना चाहता है, याद देखिए डिमैटेलाइज्ड फॉर्म में होगा, उसके लिए रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज। फॉर्म नंबर पैस 6, ई फॉर्म पैस 6, ऑलरेडी याद हुआ, सिंपल है। देखिएगा
is required to submit E-form PAS 6, that it is a reconciliation of share capital audit report half yearly to the registrar. ये करनी पड़ती है बेटा कितने दिन में, यहाँ मेंशन नहीं किया, हाँ दिखाए, within 60 days from the conclusion of each half year, duly certified by the company secretary in practice या फिर chartered accountant. सिंपल एकदम, याद हुआ. ऑलराइट सर, आइए समझते हैं नेक्स्ट. Companies prospectus and allotment of securities rule 2020, amendment relating to the private placement, amendment relating to the private placement and QIB, amendment relating to private placement. ये स्पेसिफिकली पहले ही बता दूं यार मैं आपको. देखो समझो, एसआर तो चाहिए चाहिए, मैं नहीं कह रहा एसआर नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम लैंग्वेज पकड़ना बेटा, बहुत ध्यान से लैंग्वेज पकड़ना, खेल लैंग्वेज का सारा इंटरप्रिटेशन का है. देखो रूल 14 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014 से दैट companies shall not make an offer or invitation to subscribe to securities through private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by special resolution. बहुत ध्यान सुनना बेटा, special resolution for each of the offer. ये आ गया वर्ड खतरनाक, देखो each of the offer or invitation, for each of the offer, each of the offer, बोला ईच ऑफ द ऑफर, ईच ऑफ द ऑफर, ईच ऑफ द ऑफर. ध्यान सुनना, देखो अभी क्या अमेंडमेंट लेके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं. कहता देखो यहां से आओ बेटा, कहता ये अमेंडमेंट टू 2020 में दिया, रूल 2020 में कहता प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन टू द QIB ऑल्सो अलोंग विद, देखो यहां वर्ड है ऑल्सो अलोंग विद existing relaxation available in case of offer or invitation for non-convertible debentures, for non-convertible debentures, for non-convertible debentures. अब देखो बेटा, देखो एनालिसिस करते हैं. देखो after the third proviso the following provision shall be inserted, namely provided also that in case of offer or invitation, in case of offer or invitation, in case of offer or invitation, following provision shall be any security to the qualified institutional buyer. देखो कह रहा है, खतरनाक वर्ड आ गया सर, खतरनाक. इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज, किसको, QIBs को जा रही है, इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंपनी पासेस अ प्रीवियस स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वंस इन अ ईयर. मतलब एक साल में, समझना ध्यान से, नेक्स्ट ईयर कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर फिर वापस ऐसा चाहिए होगा, तो लेकिन साल में एक बार ही लेना है बस आपको. वंस इन अ ईयर फॉर ऑल द अलॉटमेंट्स टू द बायर ड्यूरिंग द ईयर. ये बायर कौन से बेटा, QIB. अगर कंपनी, बेटे ध्यान सुनना, कंपनी क्या कर रहा है, पीपी कर रहा है किसको, QIB को, तो आपको SR लेना पड़ेगा एक बार. अगर उसी ड्यूरिंग उस ईयर के अंदर फिर से वापस QIB को ही इश्यू कर रहा है, पीपी कर रहा है, यहां देखिएगा, इन दैट केस वापस से SR लेने का जरूरत नहीं है. अदरवाइज ऊपर अगर आप ध्यान से लैंग्वेज को देखें, यहां पर क्या लिखा हुआ था, ईच ऑफर ऑफ, देखो बेटा यहां पर ध्यान से, ईच ऑफ द ऑफर इन्विटेशन, अदरवाइज सही चाहिए होता है. अलॉन्ग साथ साथ एक बात और बोल दिया, अगर आप कंपनी देखो कंपनी अगर पीपी कर रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में जो सिक्योरिटी है ना, जो सिक्योरिटी है वो कौन सी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कर रहा है. एक बार SR पास कर लिया, वापस नहीं करना है. केस स्टडी आता है, ध्यान से पकड़ना, QIB को कर रहा है, उस साल में कर लिया है, ऑलराइट, तो कंफर्म दे, फिर वापस नहीं लेना है अगर वापस कर रहा है उस ईयर में. ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ठीक है ठीक है ठीक है. देखो यहां पे एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं. द ऑफर इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज मेड टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर with this amendment it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the allotments to such buyer during the year. मतलब उस साल के अंदर एक बार ले लिया, और उसी साल में SR पास करने के बाद में उसी सेम ईयर के अंदर वापस हम QIB को कर रहे हैं, तो वापस SR नहीं लेना है. बट प्रोवाइडेड डेट आपको याद होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कंप्लीट डिटेल्स आएगा. ठीक है, कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर QIB से फंड रेज करना, ये देना जरूरी है. ऐसा नहीं मनमर्जी से कंपनी कितना भी करता चला जाएगा. ऑलराइट सर, याद हो गया. 26 के अंदर याद रखिएगा, मैंने बताया था जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एसेंशियल्स बोलते हैं. एलिमेंट्स अंडर प्रोस्पेक्टस, आपको क्या क्या बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी होंगी. अगर नहीं करते तो ओल्ड प्रोविजन को क्या कहता था, इफ प्रोस्पेक्टस इशूड एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 26,
ऑल राइट सर, तो क्या होता था, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। और प्रॉब्लम ये था कि देखो इम्प्रिजनमेंट था, कंपनी को इम्प्रिजनमेंट नहीं था, याद करिएगा मैं कह रहा हूं 3 साल तक का जेल था, ठीक है। ये एक्चुअली प्रोविजन था, इसको हटा दिया गया है। अब देखो यहाँ पे नया प्रोविजन ना हो बेटा, ध्यान सुनने वाले को। कहता है अ प्रोस्पेक्टस इशू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ कंपनी एक्ट 13 कंपनी शैल बी पनिशेबल। सर वही सेम फाइन है, हाँ जी सेम फाइन है बेटा, और वो एक्सटेंड हो सकता है 3 लाख तक। अच्छा देखो यहाँ पे एवरी पर्सन हु इज नोइंगली टू अ पार्टी, जैसे जनरली कौन कौन होता है, कंपनी का ऑफिसर लोग, कंपनी का डायरेक्टर लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का इवन एक्सपर्ट्स, इनकी भी लायबिलिटी बनती है। तो कहता है एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ द सच प्रोस्पेक्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन एंड शैल नॉट बी लेस देन 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 लाख। मतलब इंप्रिजनमेंट जो 3 साल का था ना वो हटा दिया गया है। ऑलराइट, जिसे बोलते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन बोलिएगा, डीक्रिमिनलाइजेशन। तो सर अगर अभी 26 का वायलेशन हुआ तो कंपनी पर 50,000 का तो हम बोल ही रहे हैं, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, और सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे सेम है, इंप्रिजनमेंट हटा दिया गया है। ऑलराइट, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि इस बार जबरदस्त तरीके से याद देखिए कई सारे को प्रोविजंस में डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, नेक्स्ट पकड़ते हैं। देखो नेक्स्ट बेटा सेक्शन 40 की बात करने वाला है। सेक्शन 40 की बात करेगा डिटेल में, याद रखिएगा। देखो ध्यान समझना, कहता है सिक्योरिटी टू बी डेल्ट विद स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, आपको याद होगा कंपनी अगर है हमारा पब्लिक कंपनी और इशू कर रहा है या कर रहा है सिक्योरिटीज, इशू कर रहा है सिक्योरिटीज, तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, टू 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। वन मोर स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर प्रोस्पेक्टस में उसका नेम मेंशन करना पड़ता है, फिर सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। 40 करना पूरा डिटेल बोला हुआ है। इसमें भी अगर इसकी नॉन कंप्लायंस थी, याद रखिएगा इसमें भी जो इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन था वो भी रिमूव कर दिया गया। मैं आपको सीधा नया प्रोविजन दिखाता हूं, देखो कहता है if a default is made in complying with the section 40 जो भी मैंने आपको बताया ऊपर of Commercial Act 13, the company shall be punishable with the fine which shall not be less than 5 lakh rupees. Oh my god, which shall not be less than 5 lakh rupees, which may extend to 50 lakh rupees. And every officer of the company who is in default shall be punished with a fine which shall not be less than 50,000, which may extend to 3 lakh rupees. सर याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी बताया था आपको सेक्शन 26 की वायलेशन में मिनिमम 50,000 विच में एक्सटेंड टू 3 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अच्छा सर सेक्शन 40 की वायलेशन करी, सेक्शन 40 की वायलेशन करी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितना, मिनिमम 50 एंड सेम है, याद रहेगा। कंपनी का याद देखिएगा यहाँ पे बढ़ गया है, अभी मैं बता दूं आपको 5 लाख से 50 लाख है वो, एक्चुअली मिनिमम तो 5 लाख है, विच में एक्सटेंड टू 50 लाख। ऑल राइट, देखो यहाँ पे कहता है ओमिशन ऑफ इंप्रिजनमेंट, बता देना आपको बराबर, ओमिशन ऑफ इंप्रिजनमेंट। कहता है ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जिसे बोलते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपाइलिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 नहीं करा है इन दैट केस, तो उसमें उसके ऊपर 50,000 से 3 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर, चलिए सॉरी फाइन लग सकता है, फाइन। ऑल राइट, आई होप आप लोग जानते होंगे फाइन एंड पेनल्टी में डिफरेंस, उम्मीद है पूरी नहीं अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी, बताइए, अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे। ऑल राइट, चलिए सेक्शन 64 डिस्कस करते हैं। देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है सेक्शन 64 के अंदर। सेक्शन 64 आप लोगों को याद होगा जब हम बात करते हैं, सॉरी, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है स्पेसिफिकली है, जिसके अंदर या तो क्या होता है शेयर कैपिटल अल्टर हो रही है, बंदा अपने आपके मेंबर लोग चाहते हैं उससे, या इंक्रीज हो रही है बेटा बाय ऑर्डर ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केसेस मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि एक्चुअली डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है इतनी ना। या रिडीम हो रही है क्या, आपको याद होगा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो रही है। आप देखेंगे शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो रही है, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको याद होगा, ध्यान सुनना बेटा, क्या करना पड़ता है, यहां दिखाई देगा क्या करना पड़ता है, ध्यान सुनिएगा, आपको आरओसी को ना क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। कितना दिनों में करना पड़ता है, विद इन 30 days प्लस
अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आपको देने पड़ेंगे। क्या देखिएगा, अब आरओसी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच अल्टरेशन। सिचुएशन क्या हो सकती है, अल्टर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, रिडीम हो सकता है, तो आरओसी को इंटीमेशन देना पड़ता है। अब यहां पे सुनना, यहां पे भी प्रोविजन क्या कहता है, पेनल्टी के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा, ओल्ड प्रोविजन हटा रहा हूं, सीधे नए पे बताता हूं आपको। देखो, where any company fails to comply with the provision section 64 subsection 1, जैसे इसको बोल रहा हूं intimation to ROC regarding what, alteration of share capital, company section 13, company and officer who is in default shall be punishable with fine। अब देखो यहां पे ना क्या किया, 500 फॉर ईच डे, पहले 1000 था, and during which the default continues subject to maximum 5 lakh rupees and in case of a company, ठीक है, and 1 lakh in case of officer in default। मतलब देखो सुनो, ध्यान सुनना, कंपनी 500 रुपया पर डे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट 500 रुपया पर डे, इसका सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है कंपनी का, 5 लाख, ऑलराइट, और इनका कितना हो सकता है, 1 लाख। आइए, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी as well as the fixation of maximum amount of penalty both in case of a company and officer in default of the company who is in default in filing the notice of alteration, increase, reduction of share capital as the case may be along with the altered memorandum of company with the registrar of company within a period of 30 days। याद हो गया, सिंपल है, नहीं किए पहले यहां पर याद रखिएगा, इसमें इंप्रिजनमेंट का बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं फिक्सेशन ऑफ पेनल्टी किया गया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे करते हैं, फटाफट से आइएगा। सेक्शन यहां पर मजेदार आ गया है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा मैं आपको यहां पे पहली खतरनाक तरीके से बता दूं, ये सेक्शन 66 सबसेक्शन 11, आपको याद होगा रिडक्शन कोई कंफर्मेशन चाहिए होती है, कंफर्मेशन सर कहां से चाहिए होती है कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन चाहिए आपको कहां से, एनसीएलटी प्लस एसआरसी होता है। एनसीएलटी भी क्या करेगा बेटा, कंफर्म कब करता है, एनसीएलटी कंफर्म कब करता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सेक्शन 66 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, क्रेडिटर के क्लेम्स से सेटिस्फाइड हो जाए वो, एनसीएलटी यहां पे ठीक है, क्रेडिटर क्लेम्स हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, मिल गया है, प्लस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ना कंपाइल किया हो विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसको सर्टिफाइड कौन करेगा, कंपनी का ऑडिटर। इसका एक रिपोर्ट जाता है, याद होगा आप लोगों को, इसका रिपोर्ट जाता है एनसीएलटी को रिपोर्ट देते हैं इसका। एनसीएलटी इन बातों को कंसीडर करने के बाद में ही क्या करता है, कंफर्म करता है क्या, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वापस बताना सर क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आपको याद होगा कि इसमें एनसीएलटी की अप्रूवल लगती है। एनसीएलटी दो बातें खास तौर से ऑब्जर्व करता है, सेक्शन 66 सबसेक्शन 3 यहां पे बात बोलता है क्या, वो ऑब्जर्व करता है, पहली बात कि जो रिडक्शन हो रहा है ना, उसमें जो भी क्रेडिटर से क्लेम्स हैं, डेट्स हैं, वो सेटिस्फाइड हो गए हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जब फॉलो की, आई मीन प्रोसेसर फॉलो किया होगा, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया नहीं किया, मींस company's auditor has to submit the accounting standard, I mean of course accounting standard regarding what, reduction of share capital with the NCLT, and after considering such certificate as issued by the company's auditor that the company has been compiled with what, accounting standard relating to the reduction of share capital, only in that case NCLT confirm reduction of share capital। अब क्या होता था, ध्यान सुनना बेटा, ये इसमें बोल रखा है, मैं बता दूं आपको, कंफर्म कर दिया है ना, तो कंपनी को उसको पब्लिश करना पड़ता था, और पब्लिश नहीं करोगे लगाएंगे तुमको डंडे, मतलब फिर पेनल्टी। बड़ी आफत थी यार, ये सेक्शन 66 सबसेक्शन 11 बोलता था, देखो यहां पे सेक्शन 6 पेनल्टी लगाता था अगर पब्लिश नहीं किया, कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, बोला भाड़ में जाओ, देखो यहां क्या लिख दिया उसने, भाड़ में जाओ, ओमिटेड, हटाओ, मतलब अब अगर पब्लिश नहीं किया है तो भैया पेनल्टी नहीं लगाएंगे सेक्शन से, क्योंकि उसको उड़ा दिया गया, वहां से उड़ा दिया मतलब हटा दिया गया। देखो यहाँ पे डिटेल बताते हैं, सेक्शन 66 सेक्शन 11 ऑफ द कंपनी एक्ट 13 pertains to the panel provision for default by the company in publishing the confirmation order of the reduction of share capital by the tribunal has been omitted। अगर ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर कंफर्म कर दिया उसको पब्लिश नहीं करती कंपनी, तो उसकी जगह जो पनिशमेंट थी वो हटा दी गई है, ठीक है। ये ओल्ड प्रोविजन यहां दे रखा है, इसको डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं, ऑलराइट, क्योंकि सेक्शन हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट आगे सर 68 सेक्शन 11, सर सेक्शन 68 सेक्शन 11, सर 68 सेक्शन 11, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना बेटा,
कह रहा है पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। क्या सर? ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज। आपको याद होगा बायबैक करते हैं, बायबैक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा बेटा? जल्दी से बताइएगा। आपको आर्टिकल चेक करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना पड़ेगा, प्लस कंपनी को एसआर चाहिए होगा। ऑलराइट, आपको याद होगा इसका सोर्सेज कौन कौन सा होता है? फ्री रिजर्व से आप ले सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसा ले सकते हैं, या प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसीड ऑफ एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज से ले सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं थोड़ा सा, है ना? हम सर हमको याद है, बहुत सी बातें बेटा याद है तो ठीक है। ये सोर्सेज हो गए, ये सोर्सेज हो गए जहां से आप जब अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो अपने कंपनी शेयर्स खरीदने के लिए आप अपनी कंपनी के फ्री रिजर्व को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोसीड ऑफ एनी सिक्योरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर में आता है, 10% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, ठीक है, और 25% तक ये जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज होता है। ये पेड टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होगा 10%, ठीक है। नाउ अब ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोविजन बताया अभी, ठीक है। डिमांड होगी तो डेफिनेटली इस पे पूरा वीडियो बना देंगे बायबैक के ऊपर। अब ध्यान सुनना, आप क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। इसके अंदर अगर नॉन कंप्लायंसेस हुई, देखो बेटा ओल्ड प्रोविजन कहता था ये नॉन कंप्लायंस किया आपने, बायबैक के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया। इफ कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट इन कंपाइलिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68, ये बेटा पूरा सेक्शन 68 की बात कर रहा है, मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया ये सब बातें इंक्लूड हो रही हैं। और एनी रेगुलेशन मेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लॉज एफ ऑफ 68 सबसेक्शन 2 कहता है पनिशेबल फाइन व्हिच मेक्स नॉट लेस देन 1 लाख रुपीस एंड व्हिच मेक्स 10 to 3 लाख एंड ऑफिसर ऑन कंपनी, मतलब कंपनी पे 1 लाख से 3 लाख तक का, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोला जाता था जेल, बेचारा कम से कम बोलता विच मैक्सिमम 3 साल तक पहुंच जेल हो जाती थी। अब देखो न्यू प्रोविजन क्या कहता है, बोला बाहर में जाओ, जेल नहीं भेजेंगे भी तुमको, लेकिन तुम पे पेनल्टी लगाएंगे। देखो कंपनी पे तो फाइन कितना बोल रहा है बीवी, 1 लाख से 3 लाख, चिंता मत कीजिएगा, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो होगा उस पर भी 1 लाख से 3 लाख। मतलब सर जो कि इंप्रिजनमेंट थी ना, इंप्रिजनमेंट जो थी कितनी थी, वो अप टू 3 ईयर का, वो क्या हो चुका है, हट गया है। मतलब अगर नॉन कंपाइल किया विद बाय बैक, मतलब सेक्शन 68 की वायलेशन, सेक्शन 68 की वायलेशन, तो इंप्रिजनमेंट तो अब नहीं है, लेकिन 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन जरूर लग जाएगा जी। ऑलराइट, चलिए यहां तक कोई डाउट है बेटा? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक चैप्टर का हमने अमेंडमेंट यहां से कर लिया है, इसको फिर रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और याद रखिएगा टेस्ट सीरीज आ रहा है यार, प्रिपेयर हो जाओ। सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, रिकॉल एंड रिवाइज, रिकॉल एंड रिवाइज, जी हाँ आरआर, जी हाँ रिकॉल एंड रिवाइज। क्या करना है, क्वेश्चंस आते हैं देखिएगा, मेमोराइज करके देखिए प्रोविजंस, जैसे आज हमने पढ़ा है इसको मेमोराइज करके देखिएगा। ऑलराइट, और मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले डेफिनेटली आपकी रिटन प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस रेडी कर रहा हूं, तो आपको मजा आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। एनआरके 9 आपको 100% हेल्प करेगा तरीके से। स्टूडेंट्स अगर किसी तरह का क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अब किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली हम लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।